नमस्कार, हेल्थ गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बच्चा ना होना एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सुनकर ही हर औरत सिहर जाती है। सालों तक इसे एक अभिशाप के रूप में माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि काफी हद तक निजात पाया जा सकता है समस्या से। और अब कई ऐसी तकनीकें भी आ चुकी हैं जिससे माता पिता बनने का सुख आसानी से हासिल हो सकता है। ऐसी ही एक तकनीक है टेस्ट ट्यूब बेबी, और आज हेल्थ गुरु में हम इसी तकनीक से संतान सुख प्राप्ति के बारे में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। एक औरत के जीवन का सबसे अहम पल वो होता है जब वो माँ बनती है, और इस पल को पाने के लिए वो हर तकलीफ सहने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि मातृत्व में ही वो अपनी संपूर्णता समझती है। पर कई बार चाहकर भी माँ बनना औरत के हाथ में नहीं होता, और तब शुरू होती है एक ऐसी पीड़ा जो कई बार उसे डिप्रेशन की स्थिति तक पहुंचा देती है। लेकिन इस स्थिति के लिए जरूरी नहीं कि महिला ही जिम्मेदार हो, क्योंकि शारीरिक कमजोरी पुरुष और स्त्री किसी में भी हो सकती है। पर अब चिकित्सा क्षेत्र में इतनी तरक्की हो चुकी है कि मातृत्व के कई नए विकल्प सामने आ गए हैं, और कुछ हद तक बांझपन का इलाज भी मेडिकल साइंस ने ढूंढ निकाला है। टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, IUI, ICSI और ART जैसी कई तकनीकियों के जरिए अब बच्चा ना होने की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इन तकनीकों के जरिए डॉक्टर निसंतान दंपतियों को माता पिता बनकर उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं, ताकि बांझपन की पीड़ा से किसी महिला के जीवन में दुखों का साया न रहे और हर माँ के आंचल में खुशियों के फूल खिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं आइडियल फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी एवं जेनेटिक सेंटर के इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी आखिर क्या है, क्या इसके पीछे गंभीर कारण होते हैं और अब इलाज की कितनी सुविधा हो चुकी है। कार्यक्रम जो देख रहे हैं दर्शक, अगर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। रायपुर से बाहर के जो दर्शक हैं, रायपुर का कोड भी लिख लें फोन लगाने से पहले, 077 लगा लें। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ समय से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी अब एक ऐसी समस्या नहीं है जिससे निजात नहीं पाई जा सकती। IVF टेक्निक पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा करते हैं, IVF, लेकिन जब कोई प्रेगनेंसी होती है इसके ज़रिए तो लोग बड़ा संकोच करते हुए रहते हैं। IVF बताने में थोड़ा सा झिझक होता है। क्या इसके पीछे क्या मानसिकता होती है, क्या ये गलत होता है, क्या सोच होती है उसके पीछे? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, और दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, और कोई हमारे देश में नहीं है। मैं बाहर भी, विदेश में भी ये देखा हूँ कि IVF का बेबी बोलने में थोड़ा सा लोगों को झिझक होती है। और सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना ये भी आप मान लीजिए कि 78 में जो पहली IVF बच्ची पैदा हुई थी, लोगों को वो एक्सेप्ट करके नोबेल प्राइज़ देने में 25 साल लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशों में भी इसको लेके कितनी भ्रांतियाँ हैं, और कितनी, मतलब पहले तो विरोध था, अब एक्सेप्टेंस हो गया, पर अभी भी उसको लेके एक अजीब सी भ्रांति बना के रखी गई है। पर धीरे धीरे घट रही है, और ग्रेजुअली लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये पद्धति एक इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है। जैसे आप बुखार का इलाज कराने जाते हो, टाइफाइड का इलाज कराने जाते हो, हार्ट का इलाज कराने जाते हो, वैसे ही निसंतान के लिए एक चिकित्सा कराने जाते हो। उस चिकित्सा का एक पद्धति है IVF ICSI, और उस पद्धति से जो बच्चा पैदा होता है उसको हम यदि टेस्ट ट्यूब बेबी ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले जब ये बहुत हाइप हुआ था मीडिया में, तो इसको एक सेंसेशन करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दे दिया गया, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लम हो गया बाद में, क्योंकि हर बच्चे के साथ वो टैग होने लगा। तो लोगों को सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा उस वर्ड से है। अदरवाइज़ मैं जो ये देखता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अब IVF कराने में, धीरे धीरे वो घट रहा है। बट अभी भी सोशल में यदि आप बोलेंगे तो उनको लगता है कि मैं ऐसा बोलेंगे बाहर तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पर अज्ञानता है, उनको ये लगता है कि शायद इसका फादर कोई और है इस बच्चे का। जी, यही एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी डॉक्टर साहब,
यही सवाल मैं करना चाह रही थी कि इसकी जागरूकता ज़रूरी है, इसके पीछे लोगों की क्या ये सोच होती है कि अगर हम इस ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो हमारा जो अपना बच्चा होगा वो हमारा नहीं होगा, डॉक्टर इसमें शायद किसी और तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ और हो सकता है। ये शायद एक शक होता है उस पेरेंट्स के जहन में। देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि पहले कंसेंट नहीं लिए जाते थे, अब तो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आजकल डीएनए का ज़माना है, कौन सा बच्चा किसका है वो पोस्ट डिलीवरी सब पता कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी को बगैर इन्फॉर्म करें क्यों काम करें, क्योंकि हमारी पेशेंट के साथ एक तादाद में स्थापित होता है, वो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती होती है, एक भरोसा कायम होता है। तो उन चीज़ों में यदि हम तो यहाँ तक जाते हैं कि यदि हस्बैंड के पास स्पर्म निल है और यदि हम उसके अंडकोश में से थोड़े बहुत स्पर्म भी यदि पा सकें तो मैं ट्राई करता हूं कि उस व्यक्ति को उसका फादर बनाऊं। अदरवाइज इट इज़ वेरी रेयर कि हम किसी डोनर स्पर्म को यूज़ करें। डेफिनेटली डोनर स्पर्म यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर उसके लिए कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हस्बैंड वाइफ यदि राजी नहीं होती है, जैसे वाइफ के पास अंडे नहीं होते वैसे हस्बैंड के पास स्पर्म नहीं होते। अब कोई यदि अपना बच्चा कैरी नहीं करना चाहता दूसरे गैमीट से, ये उसका खुद का विशेषाधिकार है। यदि वो नहीं चाहता तो उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब उसको सोशल प्रॉब्लम के कारण वो जो लेडी है वो सब कुछ एक्सेप्ट करने को राजी हो जाती है, जो मैं देखता हूँ। एंड ये बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं उनको कई बार अडॉप्शन के लिए भी बोलता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर होगा आपको मानसिक रूप से। बट एक प्रेगनेंसी का सुख लेना और एक प्रेग्नेंट होकर डिलीवर करना, वो एक लेडी की एक बहुत बड़ी इच्छा रहती है दुनिया में। बिल्कुल, इच्छा के साथ साथ डॉक्टर साहब, क्योंकि वो एक महिला को पूर्णता का एहसास कराती है, क्योंकि अगर जब तक वो गर्भ धारण करके अपने ही शरीर से बच्चे को जन्म नहीं देती तो शायद उसे एक कमी का एहसास होता है जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहती है। मनीषा जुड़ रही है हमारे साथ में, दंतेवाड़ा से इन्होंने हमें कॉल किया है। मनीषा, स्वागत है, सवाल कीजिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरे हस्बैंड है उनका जो स्पर्म काउंट है वो पूरा नील है मैम। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनके अंदर जो शुक्राणु है वो बन रहे हैं, तो अगर हम उनका आईवीएफ करवाना चाहते हैं तो मतलब कितने मतलब डॉक्टर साहब कितने मतलब फीचर उनमें मतलब मेरे गर्भाशय में ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने बच्चे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मुझे जानना था मैम। तो मेरा डॉक्टर साहब से यही क्वेश्चन है कि अगर मैं आईवीएफ करवाती हूँ तो डॉक्टर साहब मेरे गर्भाशय में कितने बच्चे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन। डॉक्टर साहब जी देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जो बात कर रहे थे ये लेडी एकदम यही इनका स्ट्रेस है कि शायद हस्बैंड को कुछ हो ठीक हो जाए, वो किसी तरह का उससे स्पर्म मिल जाए तो हम दोनों का बीच से एक बच्चा पैदा हो जाए। हम डेफिनेटली ये कोशिश करते ही हैं, पर हम भगवान नहीं हो सकते, हम किसी को निर्माण नहीं कर सकते। पर विज्ञान का ये चमत्कार अब हो गया है, विज्ञान इतनी दूर तक पहुंच गया है कि पहले जिस व्यक्ति को हम लाइलाज बोल देते थे कि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, अभी मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि जो हस्बैंड के पास स्पर्म नहीं है वो स्पर्म क्यों नहीं है, वो ट्रीटेबल है कि नहीं है। यदि ट्रीटेबल है, इलाज के लायक है तो इलाज करना चाहिए, यदि नहीं है तो नहीं करना चाहिए। वो सच बताना बहुत ज़रूरी है। पर इलाज के काबिल लोग आजकल परसेंटेज बढ़ गया, क्योंकि जो टेस्टिस है उसमें यदि थोड़ा बहुत भी स्पर्म का प्रोडक्शन है तो वो बाहर तो नहीं आता, पर हम टेस्टिस में से उस हस्बैंड का स्पर्म निकाल के उसको अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर बना सकते हैं। तो इस लेडी से मेरी गुजारिश ये है कि हस्बैंड को लेके जितने भी इनके पास इन्वेस्टिगेशन के कागज़ हैं वो लेके एक बार आ जाएं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। आजकल विज्ञान में इम्पॉसिबल वर्ड कम होता जा रहा है, हमको प्रयास करने की जरूरत है। बिल्कुल, संभावनाएं बहुत हैं, कोशिश करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं। मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ जांजगीर से। मनोज, स्वागत है, सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें मनोज। हाँ डॉक्टर साहब जी बोलें। हाँ मनोज, आप टीवी के जरिए बोलते रहेंगे तो डॉक्टर साहब कैसे सुनेंगे मनोज? हाँ मनोज अग्रवाल बोल चंद्रपुर से। जी बोलिए, टीवी कम करिए आप। हाँ मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। अब आगे बोलेंगे कुछ? हाँ हेलो हेलो, बोलिए। हम सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ 4 साल हो गए मेरा शादी। हाँ और जी बच्चा नहीं हुआ है अभी तक। और मैंने प्रिया अग्रवाल रायगढ़ से इलाज करवाया, उसमें भी सफल नहीं हुआ। क्या कारण क्या निकला, क्यों बच्चे नहीं हो पा रहे हैं? कुछ कमी बताई डॉक्टर ने? लगता है सुन टेस्ट बेबी जो है पतला ट्यूब से भी किए थे एक बार। हाँ आई किए थे।
उसमें भी सफल नहीं हुआ मेरा। चलिए पूछते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जी मैडम, ये जो व्यक्ति है, इस तरीके का जो अंदाज वाला ट्रीटमेंट है, मैं उसी से बचना चाहता हूँ और लोगों को बचने बोलता हूँ। क्योंकि क्या है, IUI कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है जिसमें नेचुरल इंटरकोर्स हो सकता है हस्बैंड वाइफ में। उसमें हस्बैंड के स्पर्म को बच्चेदानी के भीतर छोड़ने का बहुत औचित्य मुझे नहीं लगता। और ये यदि मिलने के बाद भी यदि ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही इनकी वाइफ, तो जहाँ पर निषेचन होता है बच्चेदानी की नलियों में, वो नलियाँ ठीक नहीं रहती अधिकतर। अब इसको बगैर ठीक किए यहाँ पर स्पर्म छोड़ते जाएं, IUI कराते जाएं, तो उनसे कोई हल नहीं होने वाला। यदि IUI से ही प्रेग्नेंट होना था तो ये नेचुरल भी कंसीव हो जाती। मैक्सिमम प्रॉब्लम जिसको पीरियड रेगुलर होता है, जिसको अंडा बनता है, हस्बैंड के पास स्पर्म है, वो यदि प्रेग्नेंट नहीं हो रही वो लेडी, तो 99% उसकी बच्चेदानी की नलियों में प्रॉब्लम रहती है। कई बार ये HSG कराते हैं और नली खुली रहती है, उसी का रिपोर्ट में चलता रहता है ट्यूब्स आर नॉर्मल, सब नॉर्मल है। यदि नॉर्मल है तो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब हर ट्यूब खुली होने का मतलब नॉर्मल नहीं होता। ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं, इसको पैसेज देना, इस भ्रूण को खाना देना और इस भ्रूण को यहाँ तक पहुँचाना। इन तीनों में कोई भी फंक्शन यदि नहीं हो रही ट्यूब में, तो ये ट्यूब कोई काम की नहीं रहती, ये निषेचन नहीं होता। इसमें बहुत वेट नहीं करना चाहिए, इस निषेचन को बाहर करना चाहिए, जिसको IVF बोलते हैं। कम उम्र में यदि IVF कराएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी, अशोक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कवर्धा से इन्होंने हमें फ़ोन किया है। अशोक, सवाल करें। जी, मैं 18 साल से हम लोग का बच्चा नहीं हो रहा है। क्या कहना है डॉक्टर का? डॉक्टर का कहना तो सब ठीक है। चलिए, टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए और फ़ोन के ज़रिए सुनिए, डॉक्टर साहब कुछ आपको जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि सब कुछ सामान्य है, 18 साल हो चुका है, डॉक्टर का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है, बावजूद उसके बच्चा नहीं है, क्या करें अब? यही टिपिकल हिस्ट्री रहती है हर पेशेंट की। आप सोच लीजिए कि 18 साल बीत गए, ये लेडी यदि 20 साल में इसकी मैरिज हुई होगी, मानता हूँ मैं, तो 20 से 25-30 साल के बीच में जो मैक्सिमम फर्टिलिटी, जो सबसे ज़्यादा बच्चे होने का चांस है, वो खो दिया इनने। और ये जो खो दिया, ये उम्र वापस नहीं आती। ये जो अंडाशय में अंडे ख़त्म हो जाते हैं, ये वापस नहीं आते। ये 18 साल का जो टाइम वेस्ट होता है, इनको यही नहीं पता रहता है कि इनको बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ऐसे केसेस मेरे पास जब आते हैं तो ये खुद का प्रॉब्लम बढ़ा के आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करें। तो जब आपके पास अंडे ही अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका पौधा कैसे बनेगा? इसी प्रॉब्लम को लेके मैं कोशिश करता हूं लोगों को कन्विंस करने की, जितना जल्दी हो सके IVF कराएं। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराते कराते डिले मत करिए, अंदाज से इलाज करने का कोई मतलब नहीं होता। जी, खुशबू ने कॉल किया है हमें भिलाई से। खुशबू, स्वागत है आपका, सवाल कर सकती हैं आप। हेलो जी बोलें, सवाल करें खुशबू। हाँ मैम, हमारी शादी को 10 इयर्स हो चुके हैं। 10 इयर्स? हाँ जी, और क्या? 2-3 बार हमने IUF कराया। हाँ, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। मुझे TB की प्रॉब्लम बताई गई थी यूट्रस पे। 6 मंथ पहले मैंने इलाज करा लिया है, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ अभी तक के। और मेरे हस्बैंड का एक्टिव मोटाइल 30% है। डॉक्टर साहब जी, ये जो पेशेंट है, ये यदि IVF करा चुकी है, मैं इनका ट्रीटमेंट के लिए तो एकदम से नहीं बोल पाऊँगा पूरा, क्योंकि हो सकता है इनकी बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो गड़बड़ हो। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस यदि कई बार हो रखी होती है तो ये बच्चेदानी की जो लाइन, जिसको मैं गद्दी बोलता हूँ बच्चेदानी का, ये उसको सॉइल भी बोल सकते हो आप, उस सॉइल में, उस मिट्टी में अच्छे भ्रूण भी आप रख देंगे तो वो पैदा नहीं होते। ये पेशेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। और यदि IVF करा चुकी हैं, ये पूरे पेपर्स लेके यदि एक बार आती हैं तो कितनी संभावना है खुद के यूट्रस में धारण करने का या सरोगेट लेने की ज़रूरत है कि नहीं, ये क्लियर कट बताना बहुत जरूरी है। पेशेंट को क्लियर कट बताना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर का एक बिल्कुल डॉक्टर होने के नाते आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति में कोई इंसान लंबे समय तक इंतजार करता है और हो सकता है कि बच्चा उनको हो सकता था, वो भी इस इंतजार के चलते संभावना कम हो गई हो। नंदिता ने कॉल किया है हमें रायपुर से। नंदिता, सवाल कीजिए। संपर्क लग रहा है कट गया। डॉक्टर साहब, अभी तक जो बातचीत हम कर रहे हैं, जितने भी कॉलर्स के फ़ोन आ रहे हैं, उसमें हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि 10 साल, 18 साल, 5 साल, एक लंबा इंतज़ार का इन लोग जो वक्त गुजार देते हैं और धीरे धीरे जो बच्चे होने की संभावना होती है अलग अलग तकनीक से, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखती है हमें। ये जो मैडम, ये जो प्रॉब्लम है ना, यही सोशल प्रॉब्लम है। मतलब वो चाहते भी होंगे कि हम IVF करा लें, पर आसपास पड़ोस के लोग इतना
अजीब टाइप की बातें कर देते हैं कि तुम IVF तो बाद में कराना, IVF कराओगे तो पता नहीं किसका होगा, बच्चा शायद अजीब होगा, 9 महीने बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, जो कि लेना ही नहीं पड़ता, खूब सारे इंजेक्शन लगेंगे, बड़ा ऑपरेशन होगा करके जो कपल यदि चाहता भी होगा कराना कुछ तो भी उसको डरा देते हैं। कई बार वो डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि बार बार ABCD ही पढ़ते रहते हैं, उसके आगे की पढ़ाई होती ही नहीं है। तो वो जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम लौट के नहीं आता, उस टाइम को आप पाट नहीं सकते हो। बिल्कुल, इसमें जब चर्चा हमने की डॉक्टर साहब आपसे, उसमें एक जो बात हमने सुनी, एक डोनेशन या स्पर्म डोनेशन, इसके ज़रिए भी संभावना होती है बच्चे के जन्म की। क्या होता है और देने वाले के शरीर पर क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या उनके अपने होने वाले बच्चों पर किसी तरीके का प्रभाव हो सकता है? इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूँगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर के इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपांकर बनर्जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ही एक पार्ट के रूप में एग डोनर या स्पर्म डोनर की, ऐसे में भी यहाँ पर कई तरीके की भ्रांतियाँ, कई तरीके के मिथ लोगों के जहन में होती है कि अगर एग डोनेट कर दिया जाए या स्पर्म डोनेट किया जाए तो आगे चल के जो उनके अपने बच्चे होते हैं, क्या उनमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है? देखिए, ये जो डोनेशन वाला जो पार्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है IVF का। दूसरी बात ये है कि स्पर्म डोनेशन तो नॉट ए प्रॉब्लम, बट जो एग डोनेशन है वो बड़ा ट्रिकी इशू है। और दूसरी बात ये है कि मैं पर्सनली थोड़ा सा इमोशनल रहता हूँ इसके साथ में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रोफेशनल एग डोनर्स यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ पेशेंट को ये बोलूँ कि तुम्हारे कोई यदि रिलेटिव हों जो तुम्हें बहुत चाहते हों, यदि वो तुम्हें मदद करना चाहें तो उनसे एग ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एग पाना थोड़ा कठिन तो होता है ऐसे तरीके से, बट लोग हेल्प करते हैं। डर ये लगता है कि जो वो अपने, जैसे हमारे पास में अभी वो अपने छोटी सिस्टर को लाई थी, उसको बच्चा था पर उसको और बच्चे चाहिए थे, तो बड़ी बहन ये डर रही थी कि छोटी बहन को कोई तकलीफ ना हो जाए, उसको आगे प्रेगनेंसी से कोई दिक्कत ना आ जाए। तो यदि उम्र कम है तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। एग्स लेने का मतलब ये नहीं रहता कि अंडाशय खाली हो जाएगा। अंडाशय में जो भी एग का क्वांटिटी बनता है महीने में, वो एक कोहोर्ट बोलते हैं उसको, एक ग्रुप बोलते हैं। बाकी ग्रुप मैक्सिमम रेस्ट में रहता है, जो उस समय का ग्रुप रहता है वही आगे बढ़ता है, हम उसी को कलेक्ट करते हैं। ऐसे हर ग्रुप का एक सिलेक्शन हर महीने होता रहता है जब तक कि उस महिला के अंडाशय में अंडे हैं। तो एग डोनर को यदि वो साल में एक बार भी यदि एग डोनेशन करती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने आगे खुद की प्रेगनेंसी कराने में, अपने नेचुरल प्रेग्नेंट होने में। तो उसको लेके बिल्कुल भ्रम नहीं पालना चाहिए। एक डोनर को ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि उसको कुछ दिन इंजेक्शन लगते हैं, बस उतना 10-1 दिन का थोड़ी तकलीफ उसको झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, कविता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, बड़वानी से इन्होंने हमें कॉल किया है। कविता, आप सवाल कर सकती हैं। संपर्क लगता है हमारा टूट गया है। नूतन जुड़ चुकी है अगली कॉलर बालोद से। नूतन, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं 2 बार टेस्ट ट्यूब करा चुकी हूँ, तो दोनों बार एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन 3 महीने में खराब हो जाता है। तो मैडम का कहना है कि यू कार्ड लिया है, मेरा यूट्रस छोटा है, तो अब मैं क्या करूं, आप बताइए प्लीज। कितने साल हो गए शादी को आपके? 4 साल हो गए मैम। डॉक्टर साहब, आपकी एज कितनी, पता नहीं, एज तो बताया नहीं इनने। नूतन एज क्या है आपकी? यदि ये IVF करा रही है, 27 साल उम्र है डॉक्टर साहब इनकी, 4 साल हुए हैं शादी को, 2 बार इन्होंने। मैं इनसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रीटमेंट कराना नहीं कराना बात की बात है। आप हस्बैंड के साथ पेपर्स लेके एक बार आ जाओ, क्योंकि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में प्रेगनेंसी होने की संभावना अच्छी रहती है। और यदि यूट्रस रिलेटिवली ठीक ठाक है तो IVF का ट्राई करना चाहिए। केवल यूट्रस ही जिम्मेदार नहीं रहता हर बार, IVF नॉर्मल यूट्रस में भी फेल होते हैं। बट एक बार यदि आप आ जाएं तो देख के बता सकते हैं कि आपके यूट्रस में एम्ब्रियो रख के फायदा होगा कि नहीं, कि आपको यूकार्डिया में पॉसिबल है प्रेगनेंसी? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल। किरण है अगली कॉलर, दंतेवाड़ा से जुड़ रही है हमारे साथ। किरण, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। किरण, आप मुझे सुन? गुड़िया थी, उसके बाद उसका डेथ हो गया, उसके बाद 2 बार से रुक गया था, एक बार 3 माह से ऊपर हो गया था, एक बार 2 माह करीब हुआ था, दोनों ही बार गिर गया। और उसके क्या उम्र है आपकी, क्या उम्र है आपकी किरण?
29 चल रहा है। और कितने साल हो गए शादी को? शादी कुछ पता नहीं, छोटी थी उस समय। नहीं, कितने साल हो गए शादी को आपके? शादी का याद नहीं है मैडम, छोटी थी उस समय, हल्का उम्र था। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 बार इनका मिसकैरेज हो चुका है। अच्छा, मिसकैरेज हो चुका है। मैं आपको एक दिलासा ये देना चाहता हूँ, मतलब साइंटिफिकली एविडेंस है कि यदि 4 बार भी अबॉर्शन हो जाए तो घबराना नहीं। 2 बार के अबॉर्शन में मत घबराना, ट्राई करो, ज़्यादा दिन नहीं रुको। आपको प्रेगनेंसी होती है मतलब आप फर्टाइल हो। कई बार जो अंडे होते हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होते, तो कुदरत उनको स्विच ऑफ करती है, जो आपके घर के लिए अच्छा है। बच्चा हो तो अच्छा हो, नहीं तो गड़बड़ बच्चा नहीं चाहिए। ऐसे करके ही नेचर उसको संभालती है। तो आपको प्रेगनेंसी का डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जी, प्रत्युष जुड़ चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब बलौदा बाजार से। प्रत्युष, सवाल कीजिए। जी सर, मैडम मैं प्रत्युष बोल रहा हूँ। ये हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। जी, 6 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चे नहीं हुए। डॉक्टर से कंसल्ट किया था आपने? डॉक्टर से तो मैं चेकअप कराया था, ऑपरेशन हुआ था बालाजी हॉस्पिटल में रायपुर में। क्या बताया आपने, कारण क्या बताया डॉक्टर ने आपको? बोले थे कि ट्यूब ब्लॉक है। ट्यूब ब्लॉक। डॉक्टर साहब, यदि आपके पत्नी का ट्यूब ब्लॉक है तो आप कुछ भी इलाज 6 साल क्यों बिता रहे हैं भाई? आप जल्दी आके IVF करा लो, क्योंकि ट्यूब ब्लॉक है। उस ट्यूब यदि नहीं सुधरी तो आपको बच्चा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे की शुरुआत ट्यूब में ही होती है। और यदि ट्यूब बिगड़ी है तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? और यदि प्रेगनेंसी चाहिए तो ट्यूब का काम आपको बाहर करना पड़ेगा। बाहर निषेचन को IVF बोलते हैं। तो आप जल्दी से आके IVF करा लें, तो उम्र रहते कराएंगे तो 60-65% चांस रहता है प्रेगनेंसी होने का, तो आपको सफलता मिल सकती है। 6 साल आप ऑलरेडी बिता चुके हो, तो मेरे ख्याल से आप कहीं भी कराओ, पर जल्दी करा लो। डॉक्टर साहब, IVF के लिए जाते जाते छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। IVF के लिए क्या कोई एज होता है, या इसको जब हम ट्राई करते हैं तो कितने लिमिट तक कर सकते हैं? 2, 3, 4, कितना मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है? देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन है, एज एक सापेक्ष चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि 40 साल में प्रेगनेंसी बच्चे नहीं होते हैं, पर कम होते हैं। और दूसरी बात, जिनको बच्चे होते रहते हैं उनको 40 साल तक होते रहते हैं। पर जिसको बच्चा एक बार भी नहीं हुआ, उसके अंडों का लॉस बहुत जल्दी होता है, तो उसकी 30-35 में ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस घटने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। और दूसरी बात यह है कि IVF यदि आप कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 या 2 अटेम्प्ट करा के फिर आपको लगता है आप नहीं करा सकते। IVF अटेम्प्ट में 4-4, 5-5 बार भी करता हूँ। पेशेंट मेरे को छोड़ते नहीं है, वो शायद भगवान की कृपा है कि भरोसा करके आते हैं। और चौथे अटेम्प्ट में भी बिलासपुर की पेशेंट प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा भी हो चुका। तो ये एक लगे रहने, एक लगन की बात है। इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि पैसे लगते हैं। डेफिनेटली हम भी हेल्प करते हैं, पर इसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चलिए, आज हमने IVF की टेक्निक को भी बहुत गंभीरता से और गहराई से जानने की कोशिश की, उन कारणों को भी जाना और दर्शकों की समस्याओं का समाधान भी आपने किया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।